तो अब क्या चाहते हो, बंगाल से बाहर ही चले जाएं? शर्मनाक है जो हो रहा है आज के दौर में, चाहे वो मालदा हो या मुर्शिदाबाद हो या साउथ 24 परगना हो। जिस तरह से लगातार आगजनी और इतनी ज्यादा भीषण हिंसा, एक तो तरफ तो कह रही है कि भाई शांति होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बाकायदा उकसा रही है और भड़का रही है वहां की जनता को, और अपनी जनता से कह रही है और खास लोगों से कह रही है कि किसी भी तरह से हम वक्फ कानून का पालन नहीं करेंगे। सोचिए कि 500-600 लोग बाकायदा मुर्शिदाबाद के एक इलाके से भागकर पलायन कर और जगह जा रहे हैं। उन्हें डर है और उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पाएंगे, बच्चे पाएंगे। उनको डर है कि कोई भी उनको अटैक कर सकता है और उनको घर से निकाल कर उनको मारा पीटा जाएगा, घायल किया जाएगा और उनका खाना पीना सब बंद हो जाएगा। इसके चलते वो रो पीट कर पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों में, और बजाय ये कि इस पर किसी भी तरह की संवेदनशीलता दिखाई जाए और पुलिस का जो निगरानी है और कड़ी की जाए और इस पर लगाम लगाई जाए, इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है अरे क्या बड़ी बात है अगर लोग पलायन कर रहे हैं। यानी कि 600-700 लोग, महिलाएं, बच्चे भाग के आ रहे एक जगह से, खौफ ज़दा हैं, वो डर के मारे हैं कि उनके साथ मारपीट होगी, उनको हिंदू होने की वजह से नुकसान उनका होगा और उनको घायल किया जाएगा और वो जख्मी होंगे, और उससे बच के वो भाग रहे हैं। अगर है तो उसको कहा जा रहा है फिराद हकीम द्वारा कि भाई ये तो हो रहा है बंगाल के अंदर ही है। तो अब क्या चाहते हो, बंगाल से बाहर ही चले जाएं? मतलब बजाय ये कि थोड़ी सी भी आप संवेदनशीलता दिखाएं, अपनी जिम्मेदारी समझें और इस पूरे प्रक्रिया को एक निंदनीय ठहराएं और अपनी पुलिस प्रणाली से कहे कि वो क्या कर रही है, लगाम लगाने की बात कहें। आप उसे बिल्कुल सामान्य तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब शर्मनाक है जो हो रहा है आज के दौर में, चाहे वो मालदा हो या मुर्शिदाबाद हो या साउथ 24 परगना हो। जिस तरह से लगातार आगजनी और इतनी ज़्यादा भीषण हिंसा कि बजाय जाने हुए कि वक्फ कानून किस लिए है और ये जानते हुए भी कि बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इतने उग्र तत्व वहाँ पे, इतने शैतानी एलिमेंट्स वहाँ के, और ममता बनर्जी हैं कि एक तो तरफ तो कह रही है कि भाई शांति होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बाकायदा उकसा रही हैं और भड़का रही हैं वहाँ की जनता को, और अपनी जनता से कह रही हैं और ख़ास लोगों से कह रही हैं कि किसी भी तरह से हम वक्फ कानून का पालन नहीं करेंगे। सबसे पहले तो जो भी राज्य की सरकार है उसका औचित्य नहीं है और जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो केंद्र द्वारा पारित हुए, संसद द्वारा पारित हुए कानून को ना पूरा करने, ना इम्प्लीमेंट करने की बात भी करे। ये तो उनका जुरिस्डिक्शन भी नहीं है और वो बात इस तरह की जानती हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसी बातें कर वो भड़काऊ बातें कर बाकायदा हिंसा को और लोगों को उकसा रही हैं। एलओपी फायरिंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल के भीतर, इसको एनआईए को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, अन्य जगह जो घटनाएं हो रही हैं, जहां भी हिंदूज माइनॉरिटी में है उनको वोट नहीं डालने दिया जाता है। जब भी वोट हो, जब भी इलेक्शंस हो, प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाहिए। बिल्कुल जरूरी बात कही है उन्होंने और मुझे लगता है इसकी जरूरत भी है। आप देख रहे हैं कितनी लचर है वहां की सरकार, और आप देख रहे हैं चाहे वो आर्ची कौर का मामला हो कि जिस तरह से एक कॉम्प्रोमाइज सरकार चला रही है, यानी कुछ ऐसा समझौता ममता बनर्जी का हो गया है उन उग्र तत्वों के साथ, ऐसे कुछ एलिमेंट्स के साथ, और पूरी तरह से उनका ही दबदबा और उनका ही कब्जा लग रहा है पश्चिम बंगाल के प्रशासन में, कि इसके चलते आप देखिए लगातार पुलिस जो है नाकाम है और किसी तरह से भी वो लगाम नहीं लगा पा रही है इस तरह के हिंसा में। और इसीलिए ज़रूरी है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि मालदा हो या मुर्शिदाबाद हो या नाजिया हो या साउथ 24 परगना हो, वहाँ पे एफ्सपा लगाने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी है कि वहाँ पे एफ्सपा लगाए जाए और प्रेसिडेंशियल रूल की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी तरह से जो माहौल दिख रहा है, लग नहीं रहा है कि आसानी से इस तरह की हिंसा जो है काबू में आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा पर हमले के जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब ने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं ऐसा बोला कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कर्नाटक की कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के माथे से पाप आसानी से नहीं धुलेंगे। सब जानते हैं कि आज़ादी के 25 साल जब पूरे हो रहे थे तो किस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था, और जो भी अधिकार लोगों की थी और जो भी आज़ादी थी सिटीजन्स की, उसको छीना गया था। ना सिर्फ ये, अगर आप देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो आर्टिकल 44 है,
यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो बाकायदा संविधान का हिस्सा है, उसको लेकर अगर मगर करते हुए कितने साल हो गए कांग्रेस पार्टी को, और अभी भी वो इस ज़रूरी चीज़ के खिलाफ खड़ी है। ये भी सोचने की ज़रूरत है कि कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि 1951 में जब B.R. अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर साहब ने जब नेहरू जी के कैबिनेट से रेजिग्नेशन दिया, तो उनके शब्द थे कि लगातार अगर किसी की रक्षा की बात करने की होती है, और जहाँ तक बात होता है इस सरकार का और ख़ास तौर से नेहरू जी के काम का, वक्त का और ध्यान का, तो पूरी तरह से वो वक्त और वो ध्यान केंद्रित है मुसलमानों के संरक्षण के लिए। क्या ऐसा कोई और समुदाय नहीं है जिसको ज़रूरत है संरक्षण की, हिफाजत की? क्या इस देश का जो SC समाज है, ST समाज है, क्या उसको प्रधानमंत्री की और इस सरकार की संरक्षण की ज़रूरत नहीं है? और उन्होंने हिंदू कोड बिल को बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट करने पर, हल्के पढ़ने पर भी अपोज किया था, और उसके चलते उन्होंने नेहरू जी के कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। तो सब जानते हैं कि कांग्रेस की पूरी सोच असंवैधानिक है और संविधान विरोधी है, और ये वही लोग हैं जो ज़ोर ज़ोर से कोरी डायरीज लेके घूमते हैं और कहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। जब बाबा साहेब ने बुद्धिज्म अपनाया तो इन्होंने उनको अनटचेबल बताया। जब बाबा साहेब ने इस्तीफा दिया, रिपब्लिकन पार्टी बनाई, तो कहीं ना कहीं उसका भी विरोध किया गया भारतीय जनता पार्टी। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी क्यों बनाई, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस बात पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल लेते तो बहुत अच्छा होता। क्यों जरूरत पड़ी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस्तीफा देने की? क्यों जब लगातार 2 बार वो इलेक्शन लड़े तो दोनों बार कांग्रेस ने उनको क्यों हरवाया? ऐसी क्या सोच थी? क्यों नहीं वो चाहते थे कि B.R. अम्बेडकर चुनाव जीतें? क्यों जानबूझकर उनको हरवाया गया? क्यों इस तरह की पॉलिसीज और नीतियां रही हिंदू कोड बिल को लेकर और मुसलमानों के संरक्षण की बात को लेकर कि B.R. अम्बेडकर ने बाकायदा नेहरू कैबिनेट से रेजिग्नेशन दिया? मुर्शिदाबाद हिंसा, विजय सिंह साहब का बयान है, उन्होंने कहा है कि कुछ संगठन हिंसा चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि मस्जिदों के सामने डीजे लगा करके तेज आवाज में उसको बजाते हुए इसकी परमिशन दी गई? इसके पीछे क्या कुछ हिडन छुपा हुआ है क्या? सब जानते हैं क्या हो रहा है मुर्शिदाबाद में, और मुझे लगता नहीं है कि इस बात को लेकर किसी तरह की लाग लपेट करने की ज़रूरत है और कोई और साजिशें रचने की ज़रूरत है, या किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फैलाकर लोगों को और भ्रमित करने की ज़रूरत है। सब देख रहे हैं किस तरह से बेजा हिंसा जो है वहाँ पे है, फैली हुई है, और पूरी तरह से एक नाकाम, लाचार, विवश ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम कर रही है, बजाय ये कि सख्ती से वो इस पर कोई एक्शन लेती। ममता बनर्जी की सरकार अभी भी भड़का रही है वहाँ लोगों को और कह रही है कि इस कानून को हम किसी तरह से लागू नहीं होने देंगे, ये जानते हुए भी कि उनकी राज्य सरकार किसी भी तरह से केंद्र द्वारा पारित हुए कानून को या पार्लियामेंट द्वारा पारित किए हुए कानून को किसी तरह से ना रोक सकती है और उसका पालन ना करने की बात कह सकती है और कर सकती है। उसके बावजूद जानबूझ के इस तरह के भड़काऊ बातें कही जा रही हैं और लोगों को, शरारती तत्वों को एक तरह से चारा दिया जा रहा है, मसाला दिया जा रहा है ताकि इस तरह की हिंसा हो। पंजाब नेशनल बैंक कर लिया गया है बेल्जियम में, ऐसी खबरें आ रही हैं। उनके एडवोकेट विजय अग्रवाल ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हम आगे उनके बेल के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी सेहत का हवाला दें। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, फिर से लेना इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये। जरा सोचिए, वो इंसान जिसने पंजाब नेशनल बैंक में 13,840 करोड़ का घोटाला किया था, और आप सोचिए वो इंसान जो कई सालों से भागा हुआ है, लेकिन उस सबके उसके भागने के चलते और नकली दस्तावेज जो लगातार वो पेश करता आया है, उसकी सारे खुराफातों के बावजूद डिप्लोमेटिक हैसियत भारत की ऐसी हो गई है कि हमारी जो अपील है एक्सट्रेडिशन की, प्रत्यर्पण की, उस पर ऐसा एक्शन लिया गया है कि अब उसको उसकी गिरफ्तारी हुई है और अब वो बेल के नए नए तरीके सोचेगा। जाहिर सी बात है कोर्ट में जाकर अपने इलाज की बात करेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारत की जो अपील है और जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है और पोजीशनिंग है, ये उसका असर है।
जिसके चलते इतनी जल्दी ये पूरा प्रत्यर्पण हो रहा है और एक्सट्रेडिशन किया जा रहा है और ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये। पहले तहव्वुर राणा, देखिए भारत का बढ़ता हुआ महत्व है पूरे इंटरनेशनल बैकग्राउंड में। फिर से लेना, देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या छवि है, क्या वो किस तरह का किरदार वो निभा रहा है और निभाएगा, ये सब आपको साफ हो जाता है जब आप देखते हैं हमारी बढ़ती हुई हैसियत और हमारी डिप्लोमेटिक ताकत का। देखिए हमारी नीतियां कुछ इस तरह की रही है और हमारी पहचान ऐसे बड़ी है कि हमारे जो एक्सट्रेडिशन प्लीज भी रही हैं, तो उसके चलते आप देखेंगे कि बाकायदा एक्शन हो रहा है। चाहे आप देखिए तहव्वुर राणा हो या फिर मेहुल चोकसी का मामला हो, तो लगातार की जो भारत की जो बढ़ता हुआ जो एक प्रभाव आप देख रहे हैं, तो ये उसकी जीत है जिसके चलते बहुत ही सीरियसली भारतीय एजेंसीज को लिया जा रहा है, हमारी अपील्स को लिया जा रहा है और हमारी जो भी एक्सट्रेडिशन को लेकर जो भी क्रिमिनल्स हों और जिन्होंने भारत की भूमि में जो कोई भी जुर्म किया हो, चाहे वो टेररिज्म का हो या फिर फाइनेंशियल क्राइम्स करे हों, कोई भी आसानी से अब देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकता और अगर बाहर जाएगा तब भी उसको देश की एजेंसी तक पहुंचेंगी और नकेल लगेगी और वो भारत वापस आकर उनको पूरा की पूरा उसका उस पूरे जुर्म का हिसाब उन्हें देना होगा। ये बात तय हो गई है और हमारे नए ऑर्डर में वर्ल्ड के